72। कहता है ऊर्जा के इन साधनों को बृहत रूप से कितने वर्गों में रखा गया है? दो। कितने देखेंगे? एक है परंपरागत और एक है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत और गैर परंपरागत, ध्यान देंगे इसमें। परंपरागत का मतलब है लड़का, उसको बंद किया जाए, नहीं तो यहां हम शुरू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। तो परंपरागत और ध्यान रखेंगे गैर परंपरागत स्रोत। ध्यान से समझेंगे, यही सवाल आएगा। परंपरागत जो हमारे शुरू से जो चलता रहा है और अभी तक चलता रहा है, शुरू से जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे ध्यान रखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में शुरू में कोयला, कोयला के अलावे पेट्रोलियम, लकड़ी, इसके अलावे याद रखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पनबिजली भी हम कह सकते हैं इसको, याद रखिएगा। पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे जो स्रोत है ना, ये सारे के सारे स्रोत याद रखेंगे कैसे हैं? परंपरागत। कैसे हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, पनबिजली, या आप इसे जल विद्युत भी कह सकते हैं। जल विद्युत, तो कोयला कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, पनबिजली या जल विद्युत, ये सभी परंपरागत याद रखेंगे ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना, जो कि चला रहा है और अभी तक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो ये स्रोत अभी तो चल रहे हैं हमारे परंपरा के नियमानुसार, लेकिन आने वाले समय में ये याद रखेंगे ये समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी और ये जल विद्युत का एक लिमिट स्रोत है, लिमिट स्रोत है, जिसमें कोयला, बिजली, एक कोयला, पेट्रोलियम, तो दो अभी अभी अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया के अंदर, तो दुनिया के अंदर जो सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं वो ध्यान रखेंगे आपका मुख्य रूप से कोयला और क्या है? पेट्रोलियम। कोयला और कौन है? कोयला और यूं कह लीजिए यूरेनियम भी है। क्या है? यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। तो स्पष्ट रूप से, लेकिन यूरेनियम का कम है, इसे लेकर ज्यादातर लोग तो यूरेनियम व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखेंगे, यूरेनियम का कोई उपयोग नहीं करेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोयले का उपयोग करता है। कोयले का उपयोग बृहद पैमाने पर एनटीपीसी में हो रहा है, जहां से ये सारे बिजली आ रहे हैं। भारत का 60 से 70% बिजली एनटीपीसी से बनता है, और जिसे हम ताप ऊर्जा कहते हैं, जो कोयला पर या थर्मल पर आधारित है। तो ये याद रखेंगे आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जो शुरू से आ रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी या पेट्रोलियम की बात करेंगे, ये भी बहुत दिनों से आ रहे हैं, लगभग 300-400 साल से। जब से आदमी, ध्यान रखेंगे, आदमी का डेवलपमेंट शुरू किया, तो कम से कम 100-200 साल से याद रखेंगे कि कम से कम 100-200 साल, 300 साल से लेकर ध्यान रखेंगे कि ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत लगातार चलते आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ध्यान रखिएगा कि ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ही काम आएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कौन ऊर्जा? पवन ऊर्जा। कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? भले ही इसका याद रखेंगे अभी उतना हमारी परंपरा में नहीं है, तो याद रखेंगे अभी हम उसका कम उपयोग करते हैं, लेकिन आने वाले समय में इस ऊर्जा का बहुत बड़ा क्या होगा?
उपयोग होने वाला है, जिसमें सौर, पवन और ज्वारीय, सौर पवन और ज्वार, सौर पवन और सौर पवन और सौर पवन और कंफर्म ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि हमने ऊर्जा के साधनों को दो वर्ग में बांटा, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत, परंपरागत और कंफर्म ना। अब इससे क्या है कि आसानी से उपलब्ध तो हुआ शुरू में, अभी तक ये चल रहा है, लेकिन इससे इसमें दो एक डिमेरिट है। एक तो डिमेरिट ये है परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कि अगर लगातार इसका उपयोग करते रहे तो ये समाप्त हो जाएगा, और दूसरा अगर इसका उपयोग भी हम करेंगे तो भी इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस ईंधन को लेकर। और वो याद रखेंगे कि खास करके ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन हो रहा है और जिससे दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है, और वो है जलवायु परिवर्तन। कौन कौन परिवर्तन? अब क्या है कि हम इसका उपयोग करके बिजली तो बना रहे हैं, एसी भी लगा रहे हैं, लेकिन वो एसी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कोयला से जो CO2 निकला है वो बाहर के एनवायरमेंट को याद रखेंगे इतना गर्म कर दिया है कि पूरे उत्तर भारत और पूरे दुनिया में हीट वेव चलेगा। अंदर में रहेंगे तो ठीक है, जहां बाहर निकले बस तुरंत क्लीन बोल्ड, मर जाएंगे। ऐसा होगा क्योंकि बॉडी आप गर्मी से बचने के लिए 15 डिग्री पर रखे हुए हैं, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, थोड़ा सा भी निकलिएगा तुरंत पैरालिसिस मार देगा, क्लीन बोल्ड हो जाइएगा। तो दुनिया के सामने तो समस्या है कि भाई अगर इसका उपयोग अगर लगातार करते रहे तो खत्म हो जाएगा। सांप सुंदर वाला हाल है कि अगर इसको लगातार उपयोग करते रहे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और फिर लगातार उपयोग करते रहे तो इसका सामने एक बड़ी समस्या दुनिया के सामने जो है जलवायु परिवर्तन। कौन? तो बताइए, इसको इधर से ना इधर से, तो इसको किसी तरह से क्लोज करना पड़ेगा ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को। इस लेकर दुनिया के देश, अभी आप एक क्वेश्चन पढ़ते होंगे कि भारत जो है वैश्विक, याद रखेंगे, वैश्विक सौर गठबंधन देशों के सदस्य में ये प्रमुख देश है। ये सौर गठबंधन देश क्या है? ये दुनिया के सारे देश एक मंच पर आकर, जिसमें लगभग 100-150 देश मिलकर इस ऊर्जा पर बड़ा रूप से काम कर रहा है कि भाई इसके लिए बहुत विस्तृत रूप से काम कीजिए, ताकि दुनिया को एक बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा मिल सके, जिससे कि दुनिया की आबादी इस ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आवश्यकता को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में से अभी इस बात पर हम आगे भी लेकर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 73 नंबर का। अब यहां पर सवाल देख लीजिए, यहां पे ये भी वही है, कहता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि ऊर्जा के स्रोत किसके अंतर्गत आते हैं? परंपरागत। करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी भी जो आप ये बिजली का उपयोग कर रहे हैं ये किस पर आधारित है? कोयला। किस पर? अभी जो भी याद रखेंगे ऑटो रिक्शा या ध्यान रखेंगे बाइक से जाएंगे या आएंगे घर, वो किसका उपयोग कर रहे हैं? पेट्रोलियम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर एक के घर में LPG प्राकृतिक गैस है कि नहीं है? तो ये तो 3 कन्फर्म, यहाँ के एक व्यक्ति इसका उपयोग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अपने जीवन, खास करके यहाँ के जो अभी खास करके लोग हैं, तो कम से कम 2-3 जनरेशन तो इसका उपयोग जरूर कर रहा है, और 5 जनरेशन अगर आप पीछे जाएंगे तब से कोयला का उपयोग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिजली के माध्यम से या जलावन के माध्यम से, लकड़ी का, कोयला का, पेट्रोलियम का। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? परंपरा, जो हमारे शुरू से हमारे परंपरा से आ रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। तो ये सदैव ध्यान रखिएगा कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पहला कौन? कोयला। कोयला के बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस। कौन सा? और प्राकृतिक के बाद कौन? ये सारे कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं? कन्फर्म ना? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, 73 के बाद 74 की ओर चलेंगे। कि हम आपको बोले थे कि फूलों के मौसम में मिलने आए हैं, अब पतझड़ बन गया ना। हम नहीं, सेल्फ, क्योंकि सबको नौकरी नहीं चाहिए, वो खाली झूठा दिलासा दिलाने के लिए आता है कि जो है हमको हो जाए, वो नहीं है, वो सब समझ लीजिए।
इसलिए करी मत जानिए कि कंपटीशन बहुत हार्ड है, कंपटीशन में भी और लोग जाएंगे। कहाँ चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए, है कि नहीं है। देखिए वहां पर भी लोग थे, है ना, कहाँ चले गए, विलुप्त हो गया ना। आए ना होली के बाद, चुन चुन के नागिन जैसा हमने बदला लिए ना, क्योंकि जो है ना एक एक रडार पर है, बात समझ गए ना, और इनकाउंटर होगा होली के बाद। अभी जाए होली खेले, कोई दिक्कत नहीं है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, किस चट्टान में, तो कोयला अवसादी चट्टान। कौन चट्टान, हमने आपसे कहा था कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, जिसमें अवसादी चट्टान से पहले मैंने आपको बताया था अग्नेय। कौन सा, अग्नेय चट्टान। ये चट्टान याद रखेंगे मैग्मा से बनता है, किससे बनता है, और ये चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट और कौन, बेसाल्ट। कौन सा, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट कैसे चट्टान के उदाहरण है, अग्नेय। किसके, अग्नेय के बाद मैंने कहा था अवसादी। कौन, अवसादी चट्टान के उदाहरण है कोयला। कौन, कोयला के अलावे चूना पत्थर। कौन पत्थर, चूना पत्थर के बाद बलुआ पत्थर। कौन पत्थर, तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला। कौन, कैसे चट्टान, ऑनलाइन वाला ध्यान देना, अवसादी चट्टान में कोयला चूना पत्थर और अवसादी चट्टान में कोयला चूना पत्थर और हमने कहा था इसके अलावे है रूपांतरित चट्टान। कौन, तो रूपांतरित चट्टान अग्नेय और अवसादी से मिलकर ही बनता है ना। तो याद रखेंगे ग्रेनाइट जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बन जाएगा, नीस। क्या, और ये कहलाता है रूपांतरित। क्या कहलाता है, रूपांतरित। क्या कहलाता है, तो रूपांतरित की बात करेंगे तो याद रखेगा, रूपांतरित की बात करेंगे तो रूपांतरित चट्टान की बात करेंगे तो ये चट्टान में आएगा नीस। कौन आएगा, नीस। कौन आएगा, और कोयला जब रूप बदलेगा तो क्या बन जाएगा, ग्रेफाइड। क्या, तो अगर आपसे पूछे कि ग्रेनाइट और ग्रेफाइड अंतर है कि नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट कैसे चट्टान है, अग्नेय। कौन, ये चट्टान मैग्मा से बनता है। किससे, अग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट किससे बनता है, मैग्मा से। किससे, और याद रखेंगे ग्रेफाइड किससे बनता है, कोयला से। ग्रेफाइड किससे, तो कोयला कैसे चट्टान, अवसादी चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, जबकि ग्रेफाइड कैसे चट्टान है, रूपांतरित, और नीस भी क्या, रूपांतरित। नीस क्या, तो ग्रेनाइट जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बनेगा, नीस, और कोयला, जबकि चूना पत्थर जब अपना रूप बदलेगा तो बन जाएगा संगमरमर। क्या बन जाएगा, तो बताओ भाई कि चूना पत्थर जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बनेगा, संगमरमर। क्या, तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, कितने, अग्नेय। कौन, अवसादी, रूपांतरित। अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। कन्फर्म ना। अग्नेय चट्टान के 2 प्रमुख उदाहरण में ग्रेनाइट और कौन, बेसाल्ट। ग्रेनाइट और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। कन्फर्म ना। जबकि पूछ देगा कि ग्रेफाइड कौन, संगमरमर। कौन, नीस। कौन, कैसे चट्टान, रूपांतरित। कैसे, बताइए, नीस किससे बनेगा, किससे, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। अब ग्रेनाइट जब रूप बदलेगा तो अब कोयला, ग्रेफाइट, कोयला, कोयला और चूना पत्थर, चूना पत्थर। कन्फर्म ना। तो कुछ हो तो दिमाग में आज हो ही गया होगा, लेकिन ये सोचिएगा कि एक ही बार हो जाए
तो ये सब होता उता नहीं है। अब कोई भी बोलता है तो गलत बोल रहा है ना। हाँ, अभ्यास निरंतर है, जब तक कि चैंपियन ट्रॉफी नहीं आ जाए तब तक विराट कोहली अभ्यास करते रहता है। फिर ट्रॉफी आने के बाद थोड़ा रिलैक्स लेता है, वो भी रिलैक्स नहीं लेता है ना, रिलैक्स लेता है क्योंकि अगला कोई सीरीज होगा फिर उसका अभ्यास वो करेगा, है ना, कर है कि नहीं है। इसलिए कर प्यारे, आप लोग के लिए भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, बात समझे ना। हाँ, डॉक्टर भी है, अगर एक साल प्रैक्टिस छोड़ देगा ना, उसको पते नहीं चलेगा किडनी इधर है कि यहाँ है, गड़बड़ा जाएगा। प्रैक्टिस है, कोई भी संगीतकार हो, गीतकार हो, अभ्यास करते रहता है, रोज अभ्यास करता है, बात समझे ना। हाँ, कोई भी ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाँ कुछ नहीं होगा, छोटा अलगे तो रह तू, ये पूछना बाद में बैठ के पूछना। ये दिखाना चाह रहा है चश्मा पहन के, अभी हम दूसरे चीज बता रहे हैं, ये अलगे है, सब बताएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। एंथ्रासाइड कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? 90% से ऊपर। किसमें भाई? एंथ्रासाइड। याद रखेंगे कोयले के प्रकार में एंथ्रासाइड के अलावा याद रखेंगे बिटुमिनस। कौन? बिटुमिनस है ना। बिटुमिनस के बाद प्यारे लिग्नाइट। कौन? लिग्नाइट। कौन? और एक पीट होता है, क्या होता है? ये सभी कोयले के प्रकार हैं। कोयले के क्या हैं? तो कोयले के प्रकार में एंथ्रासाइड, कौन? बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये सारे याद रखेंगे। किसके उदाहरण हैं? कोयले के उदाहरण और टाइप हैं, कोयले के प्रकार हैं। कोयले के क्या हैं? प्रकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है 75 नंबर में, 75 के बाद 76 ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी। बिटुमिनस कोयला में कितने प्रतिशत कार्बन भाई? 60 से कितना? 80। कितना? तो याद रखेंगे 60 से कितना? 80। 60 से कितना? किसमें? बिटुमिनस। किसमें? जबकि एंथ्रासाइड में कितना बताए थे? कितना? कन्फर्म ना? जबकि प्यारे ध्यान रखना है, पूछ रहा है यहां पे, ध्यान रखिएगा। 76 के बाद 77 नंबर में, 77 नंबर में ध्यान देंगे। कहता है कि लिग्नाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाए जाते हैं? 50 से कितना? 70। 50 से। जबकि ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ध्यान रखेंगे पीट में कितना रहता है, कितना कार्बन? 50% से कम। अब गौर कर लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे किसमें रहता है? एंथ्रासाइड। किसमें? तो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किसमें भाई? किसमें? और सबसे कम पीट। सबसे कम, तो सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है? तो सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें? और सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा। तो याद रखेंगे, 4 याद रखेंगे कोयले के प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है और पीट में क्या होती है? सबसे कम। पीट में क्या होती है? सबसे कम। याद रखिएगा। 79 नंबर का बात करेंगे, क्या कहता है ध्यान देंगे। कोयले उत्पादन में प्रमुख देशों में कौन है भाई? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। अमेरिका, रूस, चीन और भारत। अमेरिका, रूस, चीन और भारत। देखिए, केवल कोई विकसित और संपन्न, ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या से नहीं होता है।
उसमें प्राकृतिक संसाधन का बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, योगदान है। तो अमेरिका, रूस, चीन, भारत, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, बताइए चारों की अगर बात करेंगे तो चारों अभी दुनिया के महाशक्ति देशों में से एक है कि नहीं है। ये चारों देश के बीच ही दुनिया की अर्थव्यवस्था घूम रही है कि नहीं। जिसमें याद रखेंगे, कि बोल रहा तुमने, हाँ ध्यान दो, पहला अमेरिका कौन, चीन कौन, और ये तीनों के पास सारे संसाधन हैं। सबसे पहला है कि तीनों को अगर मिला दीजिए तो दुनिया की आधी आबादी इसके पास है। जो याद रखेंगे कि श्रम के लिए मानव संसाधन, श्रम के लिए कौन, श्रम के लिए कौन, तो ध्यान रखेंगे कि जितने भी अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे या विकास की बात करेंगे तो उसमें लेबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब लेबर तो दो प्रकार के हो गए, एक लेबर हो गया खंती कुदाल वाला, एक हो गया जेसीबी वाला, एक टेक्नोलॉजी वाला, वो भी लेबर ही है। तो अब ना जेसीबी आया, पहले तो खंती कुदाले वाला था ना। तो याद रखेंगे श्रमिक की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी आ गया तो हम उसको भी लेबर ही मानेंगे। याद रखेंगे हल चलाए या ट्रैक्टर चलाए दोनों एक ही होता है, बशर्ते, हाँ दोनों दोनों एक ही है भाई। एक हल चलाता था वो पुराने पद्धति से, अभी ट्रैक्टर चला रहा है तो पुराने पद्धति से और न्यू पद्धति से। तो अमेरिका, रूस और भारत की बात करेंगे तो इसके पास सबसे ज्यादा क्या है, जनसंख्या है, और सबसे ज्यादा लेबर है, सबसे ज्यादा श्रम संसाधन है। उसके बाद खनिज की अगर बात करेंगे ना तो ये तीनों देश अगर आप मिला दीजिएगा तो दुनिया का लगभग खनिज इसके पास है। बाकी तो कुल देश केवल देश है, केवल चल रहा है ना। बाकी अमेरिका, अगर आप अमेरिका को लेंगे तो अमेरिका ऐसे ही नहीं है। अमेरिका हर एक मामले में संपन्न है, टेक्नोलॉजी के मामले में संपन्न है, अनाज भी उत्पादन करता है तो सब चीज में आगे ये है, मक्का उत्पादन में आगे है, कपास उत्पादन में आगे है, गन्नों में आगे है, मतलब सब चीज का उत्पादन है। पशुपालन में बेहतर है, कृषि में बेहतर है, टेक्नोलॉजी में बेहतर है, क्षेत्रफल में बेहतर है, जनसंख्या में बेहतर है, स्वास्थ्य में बेहतर है, शिक्षा में बेहतर है। तब ये सुपर पावर है कौन, अमेरिका। कौन, उसके बाद रूस भी ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या अब के समय में जनसंख्या बहुत बड़ा मायने नहीं है। अब के मायने में जनसंख्या बहुत पहले था, पहले आज से 200 500 साल पहले, 1000 साल पहले था जनसंख्या। अभी भी कुछ मानवीय अवधारणा है कि 5 गो है ना, 10 गो हो जाएगा तो 200 300 कमा के लाएगा तो बहुत हो जाएगा। तो एगो टेम्पू चलाएगा, एगो पॉकेटमारी करेगा, एगो उधर रहेगा, एगो उधर रहेगा। एक एगो है बन गया हाई स्कूल का टीचर, अपना बाप माई के सेवा करके जाएगा, बगले के स्कूल में अगर ज्वाइनिंग मिल गया उधर से 10 बजे जाएगा, अपना पूरा है ना जानवर उनवर के खिला पिला के जाएगा, फिर 4 बजे चल आएगा, 50 60 70 हजार रुपया मिलेगा। तो उसको अगर पढ़ाएगा तब ना, और वो थोड़ा रिस्पेक्ट भी माए बाप का करेगा, और समाज में देख भी रहे होंगे कि एक ही दूगो है तो ठीक है। अब है कि हो गया 8-10 को हो गया, अब जो है अब वो पूरा का पूरा कैसे की होगा देखो। तो पहले का परंपरा था, ठीक ठाक था। पहले लोग 10 हल बैल से खेती करते थे तो जो है 5 बीघा खेत जोते जोते सावन से भादो निकल जाता था। अब टेक्नोलॉजी आ गया, एगो ड्राइवर जो है ना 5 बजे रात में वर्षा हुआ, 6 बजे वो ट्रैक्टर लेके निकला, सवेरे 9 बजे आते आते साला पूरा गांव के खेत जोत दिया है कि नहीं है। तो बताइए टेक्नोलॉजी है कि नहीं। पहले लाठी चलता था, इसलिए कि भाई 10 भाई रहेगा तो लाठी लेके निकलेगा तो उसका चलेगा। अब कुछ नहीं है, 10 भाई रहो, हम एगो पतले दुबले है, बस खाली निकालेगा थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा भड़काने का कोई अथी नहीं, क्योंकि ये है ना, हम सिर्फ आपको काल्पनिक तौर पर हम अवधारणाएं बता रहे हैं, हम संसाधन की बात कर रहे हैं इसलिए कर हम बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो कोयला उत्पादन में याद रखेंगे अमेरिका, रूस, चीन और कौन भाई, भारत। इसलिए कर ये चारों देश सारे संसाधन में आगे हैं, कोयला हो, लोहा हो, है ना,
यहाँ की पेट्रोलियम की बात की जाएगी तो पेट्रोलियम में भी अमेरिका है, रिजर्व रखता है, दूसरा देश से लेता है रिजर्व रखता है, मतलब कि इतना ये डेवलप है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कोयला उत्पादन के ये प्रमुख देश हैं, मुख्य रूप से अमेरिका, रूस, चीन और भारत। क्लियर ना? चलो भाई नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए, भारत में कोयला किस युग की चट्टाने में पाया गया है? गोंडवाना समूह के टर्सरी युग में। गोंडवाना के कौन? टर्सरी युग सबसे नवीनतम युग माना गया है और गोंडवाना क्रम की चट्टान ज्यादातर छोटा नागपुर पठार। कौन पठार? छोटा नागपुर पठार। प्यारे, छोटा नागपुर पठार बताए थे कि ये झारखंड में है और भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है। कौन? छोटा नागपुर। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? रूर प्रदेश भी कहते हैं, भारत का खनिज संपन्न पठार कहते हैं। इसी छोटा नागपुर पठार में कोयले की बात करेंगे तो कोयला में मैंने आपको कई बार बताया है कि कोयला के लिए भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड है झरिया, जो कहां पड़ता है? झारखंड में। झारखंड के बाद याद रखेंगे रानीगंज, भारत के दूसरा बड़ा कोयला फील्ड। रानीगंज की अगर बात करेंगे प्यारे तो रानीगंज कहां बताया गया है? वेस्ट बंगाल। कहां बताया गया? फिर आपको बताया गया तलचर। कौन सा? तलचर कहां पड़ता है? उड़ीसा। तलचर कहां पड़ता है? उड़ीसा। एक एक कोरबा, नाम सुने होंगे। कोरबा याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में है। कहां है? कौन सा? और एक याद रखेंगे सिंगरौली। कौन सा? सिंगरौली की बात करेंगे, ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहां है? मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहां है? अब प्रश्न आ गया कि बताइए झरिया कोलफील्ड कहां है? झारखंड। कहां? कौन सा? झरिया। कौन सा? रानीगंज कहां है? कहां? वेस्ट बंगाल। कहां? कौन सा? रानीगंज। तलचर कहां है? तलचर उड़ीसा। तलचर, तलचर, तलचर कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा। और सिंगरौली कहां है? मध्य प्रदेश। सिंगरौली कहां है? भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार कौन है? छोटा नागपुर में। इसमें कहता है कोयला किस समूह में है? गोंडवाना। और किस युग का है? टर्सरी। किस युग का? कंफर्म ना? तो इस तरीके से याद रखेंगे, भारत में कोयला की बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये देखिए तुरंत ये हम बताए हैं कि कहता है कि किस चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है? टर्सरी। कौन सा? टर्सरी किया याद रखेंगे, ये नवीनतम युग है। टर्सरी युग की बात करेंगे तो इसी युग में कोयला के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? कोयला। चलो भाई ध्यान देना है नेक्स्ट सवाल की ओर। अब ध्यान देंगे, यहां पे कहता है कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लिग्नाइट कोयले के लिए तमिलनाडु में एक जगह है जो कोलफील्ड है, उसका नाम है नेवली। क्या नाम है? नेवली। लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु। कौन भाई? नेवली। कौन सा? तो नेवली कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कौन सा? नेवली। कौन सा? कौन सा? जबकि जम्मू कश्मीर में एक कोयला का क्षेत्र है कालाकोट। कौन सा? कालाकोट कोयला क्षेत्र कहां भाई? जम्मू कश्मीर। कहां पे? कहां पे? कौन सा? कालाकोट। कौन सा? तो कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। किसके लिए? और कालाकोट है कहां? कालाकोट कहां है? और नेवली कहां है? तमिलनाडु। नेवली कहां है? नेवली कहां है? इससे पहले मैंने बताया था सिंगरौली। कौन? सिंगरौली कहां? मध्य प्रदेश। कहां? इससे पहले मैंने बताया कोरबा। कौन? कोरबा कहां? छत्तीसगढ़। कोरबा कहां? कोरबा कहां? इससे पहले मैंने आपको बताया तलचर। कौन? तलचर कहां है? उड़ीसा। तलचर। कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलिए 83 नंबर में देखेंगे, भारत में पेट्रोलियम पहली बार
कब पता चला था? 1866, 1800। और ये ध्यान रखिएगा, कहता है पहली बार पता चला 1800 कितना 66। पता चला कब? 1866। पता चला कब? 1800। पता चला 1800। जबकि डिगबोई में पहली बार तेल कब मिला? 1800। तो पता चलना अलग बात है और मिलना, बात समझे? इसी में लड़का गड़बड़ा के आता है कि ये दोनों क्वेश्चन तो एक के जैसा लग रहा है, तो एक के जैसा नहीं लग रहा। पता चलना और याद रखेंगे, अब पहली बार तेल का खोजना या मिलना, तो पता पहले अनुमान लगा लिया गया। भू सर्वेक्षण विभाग जो है अनुमान के तौर पर, एक सर्वे के तौर पर यह अनुमान लगा लेता है कि यहां पर लोहे की खान है, सोने की खान है। लेकिन वहां पर पहली बार फैक्ट्री कब लगेगा तो हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद भी लगे। तो डिगबोई में पहली बार तेल कुआं खोदा गया। क्या खोदा गया? क्या खोदा गया? 1800। 1800। 1800। तो पहली बार याद रखेंगे भारत में पेट्रोलियम कहां से प्राप्त किया गया? डिगबोई। कहां से? और डिगबोई प्यारे है आसाम। कहां है? तो डिगबोई है कहां? आसाम में। डिगबोई ही नहीं है, पहला पेट्रोलियम क्षेत्र है डिगबोई, लेकिन आसाम में है एक और पेट्रोलियम क्षेत्र जिसका नाम है नुमालीगढ़। क्या नाम है? नुमालीगढ़ के अलावे यहां पर प्यारे ध्यान रखिएगा, यहां पर है नहर कटिया। कौन सा? नहर कटिया। कौन सा? तो आसाम में डिगबोई के अलावे नुमालीगढ़ कौन, और नहर कटिया कौन? तो नहर कटिया और नुमालीगढ़ का संबंध कहां से है? कहां से? आसाम। कहां से? आसाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब चला? 1900। और मुंबई हाई महाराष्ट्र में अरब सागर में। कहां है भाई? अरब सागर में ये पेट्रोलियम क्षेत्र, याद रखिएगा। मुंबई हाई अरब सागर में, जिसका पता चला 1975। 1900 कंफर्म ना? इसके अलावे ध्यान रखिएगा 85 के बाद है 86। ध्यान रखिएगा, यहां पर सवाल बढ़िया है कि भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से कौन कौन से राज्य महत्वपूर्ण हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहां ऐड कर दीजिएगा गुजरात। गुजरात कौन भाई? गुजरात। गुजरात के अलावे महाराष्ट्र भी कर सकते हैं क्योंकि मुंबई हाई वहीं पर है, महाराष्ट्र। अब इसमें एक सवाल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारत में जितना भारत में जितना खपत है पेट्रोलियम का, उसका ये 90% से ज्यादा तेल ये आयात करता है। 90% पेट्रोलियम क्या करता है? आयात करता है खाड़ी देश से। आयात करता है खाड़ी देश से, जो गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश, जिसमें सऊदी अरब, कतर, ईरान, यूएई देशों से ये क्या करता है? तेल मंगवाता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि तेल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ये तेल मंगवाता है, याद रखेंगे, खाड़ी देश। किससे मंगवाता है? किससे? किससे? और ये सारे खाड़ी देश भारत को तेल देता है, और तेल आता है, और तेल भारत क्या करता है कि अपने बंदरगाहों पर, याद रखेंगे, 90 दिन का तेल यह स्टॉक में रखता है कि अगर कहीं कुछ ऐसा स्थिति बन गया, युद्ध हो गया, तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? हो सकता है युद्ध में हम इन्वॉल्व हो जाएं, तो ये 90 दिन का स्टॉक रखता है। जितना भारत में एक दिन में पूरा पेट्रोल मान लीजिए खपत है, तो वो 90 दिन का स्टॉक एकदम रखता है, वो रिजर्व है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। बाकी आते जाता है तो वो फिर याद रखेंगे वो अपना तेल निकलते जाता है और फिर वो स्टॉक में ही उतना रहता है ना। और इस तरीके से याद रखेंगे सारे तेल कहां से मंगवाता है? खाड़ी देश। कहां से? कहां से? तो ध्यान रखिएगा कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम भारत खाड़ी देश से मंगवाता है। किससे मंगवाता है? किससे? किससे? कंफर्म ना? और ये ध्यान रखेंगे कुछ मात्रा में निकलता है, जैसे आसाम के डिगबोई। आसाम के कहां पे? आसाम के कहां भाई? डिगबोई। आसाम के कहां पे?
जबकि गुजरात में आपको बार बार देखते होंगे अंकलेश्वर का नाम सुने होंगे। कौन सा? तो गुजरात में अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? देखिए ये अंकलेश्वर और डिगबोई जो है ना, यहां से कच्चा निकाला जाता है, जबकि भारत में पेट्रोलियम के रिफाइनरी भी हैं, जैसे जामनगर। कौन? बिहार का बरौनी। कौन? बरौनी में तेल को क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है ना, क्योंकि वो पाइपलाइन हल्दिया से आता है। कहां से? हल्दिया से पाइपलाइन के माध्यम से क्रूड ऑयल। याद रखिए पेट्रोलियम के जो रॉ मटेरियल हैं, कच्चे मटेरियल हैं, वो कीचड़ जैसा होता है, जो याद रखेंगे खाड़ी देश से आता है, और उसको फिर क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। फिर उसमें याद रखेंगे पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर लास्ट में याद रखेंगे आपका क्या बनेगा? केरोसिन बनेगा। उसी से याद रखेंगे यूरिया खाद भी बनता है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे ये सारे चीज मटेरियल बनता है कहां पे? तो याद रखेंगे इसके तेल शोधन कारखाना, जैसे याद रखेंगे आपके बरौनी। कौन? मथुरा। कौन? इसके अलावा जामनगर। कौन? ये सारे याद रखेंगे रिफाइनरी हैं। सारे क्या हैं? सारे क्या हैं? जबकि डिगबोई याद रखेंगे पेट्रोलियम क्षेत्र है। डिगबोई क्या है? तो डिगबोई क्या है? मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र। अंकलेश्वर क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र, जहां से भारत 5 से 7% पेट्रोलियम का सिर्फ निष्कर्षण करता है, बाकी 90% यह खाड़ी देश से आयात करता है, मतलब मंगवाता है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 86 के बाद 87। 87 में अभी मैंने बताया था कि भारत में पश्चिम अरब सागर में कौन से तेल उत्पादक प्रमुख है भाई? मुंबई हाई। कौन हाई? तो मुंबई हाई याद रखें किस सागर में है? अरब सागर। किस सागर में? और यहां पर बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का क्या किया जाता है? निष्कर्षण। क्या किया जाता है? निष्कर्षण। लीजिए सवाल वही आ गया जो हम पहले बताए थे कि बिहार में कौन सी तेल शोधन शाला या ध्यान रखेंगे रिफाइनरी है भाई? बरौनी। कौन? तो बरौनी बेगूसराय में है, याद रखेंगे ये रिफाइनरी है। ये क्या है? इसको कच्चा तेल कहां से आता है? हल्दिया से। कहां से? तो कच्चा पेट्रोलियम हल्दिया से आता है कहां? बरौनी। और बरौनी में क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। क्या होता है? ध्यान रखेंगे भारत सरकार की कंपनियां जो याद रखेंगे, आप देखेंगे कि पेट्रोलियम एक अलग मंत्रालय है जो जिसे जीएसटी से बाहर रखा गया, क्योंकि हम इसका देश में प्रोडक्शन नहीं करते हैं। 90% 95% हम विदेश से मंगवाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल जो है, वो याद रखेंगे विश्व मार्केट से चलता है। इस लेकर याद रखेंगे इसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके दाम क्या है? घटते बढ़ते रहता है। किसका? क्रूड ऑयल का। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्रूड ऑयल को हम बाहर से मंगवाते हैं, और बाहर से मंगवा के फिर याद रखेंगे इसके लिए भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे ध्यान रखेंगे आप नाम सुने होंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप नाम सुने होंगे भारत गैस, नाम सुने ना? ओएनजीसी का नाम सुने हैं ना? इंडियन ऑयल का नाम सुने होंगे, भारत पेट्रोलियम का नाम सुने हैं। ये सारी देश की कंपनियां हैं, और ये कंपनियां रिफाइनरी भी है। रिफाइनरी सरकार का है। रिफाइनरी में प्यूरिफाई होता है। ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? अलग अलग पूरे के पूरे राज्य के अंदर हर एक जगह पर ध्यान रखेंगे पेट्रोल पंप आवंटन करती है। तो वो पेट्रोल पंप याद रखेंगे आवंटन हो जाता है, जिसको थोड़ा पैसा वैसा पैरवी वैरवी है तो आवंटन हो गया। और आवंटन हो जाने के बाद ध्यान रखेंगे कि वो कंपनियां तेल का दाम तय करती है, और फिर याद रखेंगे पेट्रोल पंप के मालिक के पास पहुंचता है। पेट्रोल पंप का मालिक क्या करता है कि वो कंपनी के नाम से, इंडियन ऑयल के नाम से, भारत पेट्रोलियम के जिसका वो तेल ले रहा है, उस कंपनी के नाम से वो डीडी बनाएगा, पैसा जमा करेगा, वहां से तेल आएगा, फिर आपको पास कितना उसमें मूल्य तय उपभोक्ता तक याद रखेंगे सरकार ही करेगा, जिसमें याद रखेंगे पेट्रोल पंप वाले मालिक का कोई अति नहीं रहता है। उसको प्रति लीटर के दर से याद रखेंगे डीजल में जो रेट सरकार उसको दे 2 रुपये, या याद रखेंगे डीजल में 1 रुपये, वो सरकार उसको देगा। बाकी तय याद रखेंगे कौन करेगा? सरकार। कौन करेगा? सरकार की कंपनियां, सरकार की
जैसे ही अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के डीजल के दाम कमेंगे तो ध्यान रखें कंपनी आगाह करेगा सरकार को, सरकार बोलेगा कि ठीक है अभी तो चुनाव नहीं है तो रहने दो, अभी चुनाव नहीं हो तो। जैसे चुनाव आ गया तो बोलेगा कि जो है ना आधी रात से आज पेट्रोल के दाम के मूल्य जो है, ब्रेकिंग न्यूज, 2 रुपए 75 पैसे है ना घटा दिए गए। एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की कटौती की गई, ब्रेकिंग न्यूज है ना। गृहिणियों को मिलेगा लाभ, चुनाव खत्म, फिर वो अपने लेवल में रहता है। बात समझे? तो ये याद रखेंगे, हथकंडा है सरकार का, याद रखेंगे, प्रलोभन देता है, बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान देंगे। 88 के बाद 89 नंबर में देख लेंगे। बहुत अच्छा सवाल ये भी है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को क्या कहा जाता है? ताप विद्युत। क्या कहा जाता है? ताप। देखिए ताप विद्युत में, जो ताप विद्युत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? कोयला। ताप विद्युत के लिए मैंने किसकी स्थापना की थी? एनटीपीसी। किसकी? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975। 1975। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1900। जबकि भारत में पहला एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर में लगाया गया। कहां लगाया? 1969। 1900। इसमें कोयले को जलाया जाता है, उसमें रखेंगे वाष्प बनाया जाता है, जलवाष्प बनाया जाता है, और उस जलवाष्प को टरबाइन पर, याद रखेंगे, छोड़ा जाता है, जिससे याद रखेंगे टरबाइन घूमता है और वहां यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जनरेट होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे भारत में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। किससे होता है? किससे? और इससे बिजली उत्पादन के लिए मैंने किसकी स्थापना की? एनटीपीसी। किसकी? एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975। 1975। 1900। और ये कोयला से जलकर, याद रखेंगे, विद्युत बनेगा, इसलिए कर याद रखेंगे इसे ताप विद्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या ताप ऊर्जा। ताप विद्युत या, तो ताप विद्युत या ताप ऊर्जा याद रखेंगे किससे प्राप्त होगा? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब बताइए कि यहां पर पेट्रोलियम, कौन भाई? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में का उपयोग भी हम बिजली बनाने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? जैसे जनरेटर। क्या भाई? जनरेटर जो शादी विवाह में जो सबके पास पहुंचता है जनरेटर, वो जनरेटर में याद रखेंगे कि हम डीजल देते हैं, डीजल देते हैं तो डीजल जलता है, तो डीजल जलता है तो याद रखेंगे मोटर घूमता है, मोटर घूमता है मतलब यांत्रिक ऊर्जा से डायनेमो क्या बनाएगा? विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो बताइए पेट्रोलियम से भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं कि नहीं? कोयला से करते हैं कि नहीं? कोयला से करते हैं ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे ऐसे ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? ताप ऊर्जा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और यह है 90 नंबर का सवाल। ध्यान दीजिएगा 90 नंबर में, 90 नंबर के सवाल में ध्यान देंगे। कहता कि भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया? ए भाई गलत है, 1969 यहां कर देना, ये 55 काट दो। 1969। 1969। 1969 में पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहां लगाया गया? तारापुर। पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहां लगाया गया? पहला एटॉमिक पावर प्लांट कहां लगाया गया? कहां लगाया गया? कहां लगाया गया? कंफर्म ना? अब प्यारे ध्यान रखना है, पहला तारापुर में, तो स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा कि पहला एटॉमिक पावर प्लांट तारापुर कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र के बाद याद रखेंगे मैं आ रहा हूं यूपी के नरौरा। कहां पे? नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट कहां है? यूपी। कहां है? फिर है रावत भाटा। कौन सा? रावत भाटा कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां पड़ता है? कौन सा? रावत भाटा। कौन सा? तो रावत भाटा कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? फिर है काकरापाड़ा। कौन सा? काकरापाड़ा कहां है प्यारे? गुजरात। कहां है? कौन सा? काकरापाड़ा। कौन सा? फिर अक्सर सुने होंगे कैगा। कौन सा? कैगा एटॉमिक पावर प्लांट है कर्नाटक। कहां? तो बताओ भाई कैगा कहां है? कैगा कहां है? कैगा कहां है? जबकि याद आप सुने होंगे कुडानकुलम। कौन सा?
कुडानकुलम याद रखेंगे। एटॉमिक पावर प्लांट कहां है? तमिलनाडु। कहां? कौन भाई? कुडानकुलम। कौन सा? तो कुडानकुलम कहां है? तमिलनाडु। कुडानकुलम कहां है? जबकि एक सुने होंगे कलपक्कम। कौन सा? कलपक्कम सुने हैं ना? कलपक्कम भी है तमिलनाडु में। कलपक्कम कहां भाई? तो बताओ कलपक्कम का संबंध कहां से है? कलपक्कम का संबंध, कलपक्कम, कलपक्कम कुडानकुलम तमिलनाडु। कुडानकुलम कैगा कहां है? कर्नाटक। कैगा कहां है? जबकि तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर नरौरा यूपी। नरौरा रावतभाटा और काकरापाड़ा। जबकि ध्यान रखेंगे इसमें बिजली का उत्पादन यूरेनियम से होता है। किससे? और ध्यान रखेंगे दुनिया के देश याद रखेंगे वैश्विक ऊर्जा बढ़ाने के लिए याद रखेंगे बड़े पैमाने पर यूरेनियम को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए दुनिया भर के देश एक साथ याद रखेंगे मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि दुनिया की एक बड़ी आबादी को ऊर्जा, सुगम और अच्छी ऊर्जा मिल सके। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने याद रखेंगे महाराष्ट्र के ट्राम्बे में 1948 ईस्वी में किया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी स्थापना? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर, होमी जहांगीर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी स्थापना? परमाणु ऊर्जा। जबकि भारत में पहला एटॉमिक पावर प्लांट, भारत में पहला परमाणु पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया। महाराष्ट्र के कहां किया गया? कहां किया गया? तो भारत में पहला एटॉमिक पावर प्लांट या परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे? तारापुर। कहां पे? तारापुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। तारापुर कहां पड़ता है? और कलपक्कम कहां है? तमिलनाडु। कलपक्कम। कुडानकुलम तमिलनाडु। और कैगा कर्नाटक। कैगा और रावतभाटा राजस्थान। रावतभाटा और काकरापाड़ा। काकरापाड़ा, काकरापाड़ा। तो भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन है? कौन? और तारापुर है कहां? कंफर्म ना? जबकि भारत सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन ताप ऊर्जा, कौन? मतलब कोयला से। किससे? और कोयला से बिजली उत्पादन के लिए ध्यान रखिएगा कि हम प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे हमने बनाया एनटीपीसी। क्या? तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1900। तो एनटीपीसी की स्थापना कब? और पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब? 1900। कंफर्म ना? तो आज का सेशन मेरे कमांडो यहीं तक। ऑनलाइन वाले कमांडो कैसा समझ में आया कमेंट में लिखिए।